नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम एक बेहतर एजुकेशन की तैयारी करेंगे, बेहतर पढ़ाई और हर टॉपिक को बहुत आसान तरीके से मैं समझाने का आपके लिए प्रयास करूँगा। ऐसे कठिन से कठिन विषय जो याद नहीं रहते हैं, और मेरा वादा है कि आप मुझसे जुड़े रहें और वो सभी विषय आपको बहुत आसान लगेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं मास प्रोडक्शन, इंटरचेंजेबिलिटी, लिमिट सिस्टम। मास प्रोडक्शन जैसे आप लोग जानते हैं कि बहु उत्पादन जिसे हम लोग कहते हैं, अधिक मात्रा में उत्पादन करना। जब हम एक जैसे पार्ट्स को बहुत अधिक संख्या में बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं मास प्रोडक्शन। और दूसरा फैक्टर होता है इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब होता है कि एक पार्ट्स के स्थान पर दूसरा पार्ट्स को हम लोग बिना अतिरिक्त कार्य क्रिया किए बिना बदल सकें। यानी अगर आपके किसी जॉब का या किसी मशीन का कोई पार्ट ख़राब हो गया है, आप मार्केट से वो पार्ट लेके आते हैं और उसे बिना कुछ किए पुराना निकाल के नया लगाया जा सकता है। उसे ही हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। ये मास प्रोडक्शन और इंटरचेंजेबिलिटी ये ऐसे फैक्टर हैं जो लिमिट सिस्टम के बगैर हमेशा अधूरे होंगे, क्योंकि लिमिट सिस्टम ही हमें स्वीकृत छूट देती है। लिमिट सिस्टम क्या है? लिमिट वो चीज़ है जो किसी भी साइज के ऊपर में दी गई स्वीकृत छूट होती है। तो जैसे मान के चलिए आपको कोई जॉब बनाना है जिसको 50 मिलीमीटर में पूरा करना है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हर बार आप 50 मिलीमीटर बना पाएँ। कभी कुछ कम होगा, कभी कुछ ज़्यादा होगा। इसीलिए वहाँ पर लिमिट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ स्वीकृत छूट दी जाती है। ये जो स्वीकृत छूट होती है, जैसे मान के चलिए 50 mm का आपका जॉब है, उस पर आपको प्लस माइनस 0.02 mm की छूट मिली। 20 माइक्रोन जो है आपको प्लस में साइज मिल रहा है और 20 माइक्रोन आपको माइनस में साइज मिल रहा है। मतलब 50 मिलीमीटर में आप 20 माइक्रोन में 0.02 आप जोड़ते हैं तो 50.02 mm तक आप जॉब बना सकते हैं, जो स्वीकृत होगा। उसी प्रकार से 49.98 mm तक आप जॉब बना सकते हैं, यानी कि माइनस आप 20 माइक्रोन आते हैं, वो भी जॉब स्वीकृत होगा। यानी हम बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमको 40 अलग अलग साइज में हम जॉब को बना सकते हैं। तो जहाँ 50 mm का एक जॉब बनाना था, वहाँ अब आपके पास में 40 प्रकार के डायमेंशन आपको मिले हुए। यही स्वीकृत छूट है। यानी इस 40 जॉब के रेंज में अगर जॉब को बनाते हैं तो सारे स्वीकृत होंगे। मास प्रोडक्शन में दोस्तों विशेष रूप से दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि मास प्रोडक्शन के लाभ क्या हैं और मास प्रोडक्शन की हानि क्या है। तो मास प्रोडक्शन का लाभ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कम से कम समय में बना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब बनता है तो आपका जो लागत कम होती है, और लागत कम होने से आप मार्केट में उसको कम रेट पे बेच सकते हैं। उसी प्रकार से हानि की बात करते हैं या डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो मास प्रोडक्शन में जो डिसएडवांटेज होता है, वो डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको मास प्रोडक्शन करने के लिए नई मशीनें लगानी होती है, नया सेटअप लगाना होता है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको मशीनों को इंस्टॉल करना होता है। विशेष प्रकार के जिग, फिक्चर्स, डाई, ऐसे कई प्रकार के आपको पार्ट्स की आवश्यकता होती है जो आप उसमें लगाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका जो लागत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक लागत इसमें क्या होती है? ज़्यादा लगती है। लिमिट सिस्टम में हम किसी भी प्रकार की जो छूट देते हैं, जिसको कि हम स्वीकृत छूट कहते हैं, जो हाई लिमिट और लो लिमिट के रूप में दी जाती है, जिसे देने के लिए हमेशा हमें एक बेसिक साइज की आवश्यकता होती है। और ये जो बेसिक साइज होता है, वो बेसिक साइज एक ही जॉब में अलग अलग डायमेंशन पर दिया जा सकता है। यानी कि अगर एक जॉब में 10 प्रकार के डायमेंशन हैं तो वो 10 के 10 डायमेंशन बेसिक साइज होगी, और इसी 10 डायमेंशन के ऊपर में हम लोग स्वीकृत छूट दे सकते हैं। यदि हम साइज की बात करें तो किसी भी साइज को मापने के लिए ये आवश्यक होता है कि आपके पास में एक डेटम रेफरेंस होना चाहिए। बगैर डेटम रेफरेंस के हम किसी भी साइज को नहीं माप सकते हैं। यदि हम लिमिट के फिगर की बात करें, लिमिट का अगर हम चित्र बनाते हैं तो उस चित्र में हम एक डेटम लाइन लेते हैं, जिसको आप नीचे की ओर देख सकते हैं। ये जो डेटम लाइन होती है, जिसको हमने आपको राइट मार्क के साथ में दिखाया हुआ है, ये ही इस ड्राइंग को या इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहली बेस लाइन होगी, जिसे कि हम लोग डेटम लाइन कहते हैं।
यदि हम जॉब का बेसिक साइज प्राप्त करेंगे तो ये बेसिक साइज जो है हमको टॉप लाइन पे जिसको जीरो लाइन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, इस जीरो लाइन के रूप में यहाँ पर आप देखते हैं तो ये जो जीरो लाइन है यहाँ पर आकर के वो बेसिक साइज कंप्लीट हो जाता है। जब बेसिक साइज आपके पास कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से आप कितनी छूट देना चाहते हैं, वो छूट धनात्मक देना चाहते हैं या ऋणात्मक देना चाहते हैं, तो जितनी भी छूट हमको उसमें देनी है वो छूट जो है इसमें हम ऐड करके देते हैं। जब हम इस छूट को देते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें हमारे द्वारा जो छूट दी जा रही है उसमें कुछ इंजीनियर के द्वारा निर्धारित किया हुआ भाग भी होता है जिसको हम लोग फंडामेंटल डेविएशन बोलते हैं। फंडामेंटल डेविएशन के बाद हम जॉब के ऊपर में अधिकतम और न्यूनतम छूट देते हैं। यदि बेसिक साइज के ऊपर में आप अधिकतम छूट देते हैं तो उस दी गई अधिकतम छूट को हम लोग हाई लिमिट और उस साइज को कहते हैं मैक्सिमम लिमिट साइज, और इसी के द्वारा गणना होती है। उसी प्रकार से यदि आप जॉब के बेसिक साइज के ऊपर में न्यूनतम स्वीकृत छूट देते हैं तो उसे हम कहते हैं लो लिमिट साइज, और ये जो लो लिमिट साइज होता है इस लो लिमिट साइज को हम बोलते हैं मिनिमम लिमिट साइज, और अधिकतम और न्यूनतम साइज के द्वारा इसकी गणना होती है। जब हम मैक्सिमम लिमिट साइज और मिनिमम लिमिट साइज दोनों को घटाते हैं, यानी कि हम जब उसका बीजगणितीय अंतर प्राप्त करते हैं तो ये अंतर हमारे लिए जो प्राप्त होता है वो टॉलरेंस कहा जाता है। ये जो टॉलरेंस होता है ये हमेशा हमको धनात्मक प्राप्त होता है, यानी कि ये टॉलरेंस की वैल्यू हमेशा धनात्मक प्राप्त होती है, और इसमें जो टॉलरेंस से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे चित्र में टॉलरेंस की जोन कहा जाता है। अर्थात हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच में जो अंतर है, जितना मटेरियल हमको काम करने के लिए मिला है, जो बीजगणितीय रूप में आपने अंतर प्राप्त किया है, जब हम उसको लिमिट साइज या लिमिट विथ टॉलरेंस का फिगर जब हम बनाते हैं तो उस फिगर में हम लोग उस भाग को टॉलरेंस की जोन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो आपको हमने राइट के निशान के साथ दिखाया हुआ है, जो होल और शाफ्ट दोनों के लिए अलग अलग होता है। जॉब के ऊपर में सामान्यतः जो टॉलरेंस दी जाती है वो दो प्रकार से होती है, जिसे हम कहते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाइलेटरल टॉलरेंस। इसमें क्या होता है कि आप जब टॉलरेंस दे रहे हैं तो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो जब दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक देते हैं तो उसे हम कहते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। उसी प्रकार से जब हम किसी बेसिक साइज के ऊपर में छूट दे रहे हैं, उसमें एक आपने धनात्मक दिया हुआ है एक ऋणात्मक दिया हुआ है, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है, उसे कहते हैं बाइलेटरल टॉलरेंस। टॉलरेंस की जोन के आधार पर एग्जाम में 3 प्रश्न आते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट के लिए। जब इसकी बात हम करते हैं तो हम 2 प्रकार के जोन लेते हैं, एक में होल और एक में शाफ्ट होता है। होल के लिए एच और शाफ्ट के लिए एस लिखा जाता है। यदि क्लियरेंस फिट की बात करते हैं तो क्लियरेंस फिट में होल का टॉलरेंस जोन हमेशा ऊपर होता है और शाफ्ट का नीचे होता है, यही इसमें याद रखना होता है। उसी प्रकार से यदि हम ट्रांजिशन फिट की बात करें तो ट्रांजिशन फिट में अगर होल का टॉलरेंस जोन इस प्रकार से देखा और शाफ्ट जो आप देखें ग्रीन कलर से दिखाया, तो 3 अलग अलग पोजीशन में है जो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इंटरफेरेंस फिट की बात करें तो इसमें होल का जो टॉलरेंस जोन होता है वो हमेशा नीचे होता है और शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन होता है वो हमेशा ऊपर होता है। एग्जाम में इस प्रकार से चित्र दिखा करके पूछा जाता है कि इसमें दी गई टॉलरेंस किस प्रकार की है, तो हमें पहचानना पड़ता है और हम बताते हैं यहाँ पर कि जो टॉलरेंस दी गई है वो यूनिलेटरल टॉलरेंस है। उसी प्रकार से जब हम ये दूसरे वाले भाग को देखते हैं, ये चित्र में अगर दिखाता है और आपसे प्रश्न पूछता है कि किस प्रकार की टॉलरेंस है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो छूट दी गई है वो धनात्मक है और एक जो है वो ऋणात्मक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक छूट है, इसलिए यहाँ पर जो दी गई टॉलरेंस होगी वह बाइलेटरल टॉलरेंस होगी। अगला प्रश्न आता है, टॉलरेंस की गणना कैसे की जाती है या टॉलरेंस की गणना का फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर हम यही फार्मूले को बताते हैं कि मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस मिनिमम लिमिट साइज बराबर टॉलरेंस होता है। उसी प्रकार से टॉलरेंस जोन को लेकर के हमारे पास में 3 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चित्र में जो 3 स्थिति बताई गई, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरेंस फिट, तो इन तीनों फिट में से कोई भी एक चित्र आपको एग्जाम में आता है और उस चित्र के आधार पर आपको बताना होता है कि किस प्रकार की फिट को प्रदर्शित कर रहा है। यदि आप देखते हैं कि इस टॉलरेंस में होल की टॉलरेंस जोन ऊपर की तरफ है और शाफ्ट के नीचे की, तो आप बताते हैं कि ये जो है क्लियरेंस फिट को प्रदर्शित कर रहा है। उसी प्रकार के बाद आप देखते हैं दूसरी स्थिति,
तो दूसरी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि दूसरी स्थिति में जो होल का टॉलरेंस जोन है उसमें अगर हम शाफ्ट की टॉलरेंस जोन को देखते हैं तो हमेशा किसी भी स्थिति में रहे वो टॉलरेंस जोन के ओवरलैप करने के कारण ही हम लोग इसे पहचानते हैं कि ये जो फिट है ये ट्रांजिशन फिट को प्रदर्शित कर रही है। उसी प्रकार से जो तीसरा प्रश्न आता है एग्जाम में इंटरफेरेंस फिट के लिए, वो इस प्रकार से चित्र में दिया होता है, जिसमें हम टॉलरेंस की जोन शाफ्ट की देखते हैं जो ऊपर बनी हुई है, और होल की टॉलरेंस जोन देखते हैं तो वो नीचे की ओर बनी हुई है। हमें होल के टॉलरेंस जोन से इन तीनों फिट को पहचानने की आवश्यकता होती है। एग्जाम में हम वही देखते हैं, क्लियरेंस फिट के लिए टॉलरेंस जोन जो होती है होल की ऊपर होती है, इंटरफेरेंस फिट में होल की टॉलरेंस जोन है वो हमेशा नीचे होती है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेड ऑफ टॉलरेंस क्या होती है, ये 18 प्रकार की ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को कैसे प्रदर्शित किया जाता है और हम आसान तरीके से कैसे याद रख सकते हैं। उसी प्रकार से 25 प्रकार की फंडामेंटल डेविएशन क्या होती है और हम उन्हें किस प्रकार से आसान तरीके से याद रख सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को से जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने में मदद कर सकूँ। नमस्कार।